नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल पर। दोस्तों, हम लोग आधुनिक काल प्रारंभ कर चुके हैं। आधुनिक काल में हमने कल एक पहली क्लास ली थी, मतलब कि एक क्लास हो गई है। आज आधुनिक काल की दूसरी क्लास होगी और हम लोग देख रहे थे फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में थोड़ा सा हमने देख लिया है, अब उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी कौन थे, इनके बारे में जानेंगे। और फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कल हमने ढेर सारी बातें जान ली। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की हेडिंग होगी फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी। आज की क्लास में हमको 4 कवि पढ़ने हैं। प्रयास करेंगे कि हम उन चारों को पढ़ लिया जाए ताकि फोर्ट विलियम कॉलेज आज कंप्लीट हो जाए। तो देर नहीं करेंगे, क्लास को जल्द ही प्रारंभ करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? लल्लू लाल। और आप लोग एक ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक क्या है? सदा इल। सदा इल का मतलब होता है सदा का मतलब है सदा सुखलाल। ई का मतलब है ईशा लाखा। अल्लाह का मतलब है लल्लू लाल। और एक सा और आता है, उसका मतलब होता है सदल मिश्र। तो आपको ये कभी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इनको क्रम से लगाइए तो आपको पता होना चाहिए कि सदा इल से ही क्रम सेट हो जाएगा। सदा सुखलाल, ईशा लाखा, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो हम उस क्रम में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सबसे पहले देख रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी को। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे लल्लू लाल को। सबसे पहले किसको देखेंगे? लल्लू लाल। अब इनके बारे में लिखिए। अगर इनका समय जानना हो तो 1763 से 1823 ईस्वी। ठीक, आइए अब इनके बारे में देखते हैं। ये 1800 ईस्वी से लेकर के, इनके बारे में लिखिए, ये 1800 ईस्वी से लेकर के 1824 ईस्वी तक, 1824 ईस्वी तक फोर्ट विलियम कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर रहे। ये 1800 ईस्वी से लेकर के 1824 ईस्वी तक फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर रहे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब से कब तक फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर रहे, तो आपको क्या बताना है? 1800 ईस्वी से लेकर के 1824 ईस्वी तक। 1824 ईस्वी में, आगे लिखिए, 1824 ईस्वी में आगरा में
आगरा में संस्कृत प्रेस की स्थापना की। संस्कृत प्रेस की स्थापना की। आइए देखते हैं इनकी रचनाएं। तो हेडिंग डाल लीजिए, लल्लू लाल की रचनाएं। लल्लू लाल की रचनाएं। रचनाएं कौन कौन सी हैं, आइए उनको देखते हैं। तो सिंहासन बत्तीसी है, पहली रचना कौन सी है, सिंहासन बत्तीसी। और इसका समय क्या है, इसका समय है 1799। 1799 ईस्वी। सारे रचनाओं का समय क्या है, ईस्वी में है, तो हम केवल समय डाल देंगे, आप ईस्वी समझ लीजिएगा, ठीक। बेताल पच्चीसी दूसरी रचना कौन सी है, बेताल पच्चीसी। और इसका समय क्या है, इसका समय है 1799। 1799। उसके बाद शकुंतला। शकुंतला इनकी रचना है, और ये कब है, 1802। 1802 में। माधवानल भी इनकी रचना है, माधवानल, और ये कब है, ये भी है 1802 में, ठीक। प्रेम सागर या नागरी दशम। प्रेम सागर, और कई बार ये रचना पूछी गई, प्रेम सागर, या इसको और एक नाम से क्या जानते हैं, नागरी दशम। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रेम सागर किसकी रचना है, तो आपको क्या बताना है, लल्लू लाल की रचना है। या आपसे ये पूछ ले नागरी दशम किसकी रचना है, तो आपको बताना है लल्लू लाल की रचना है, नागरी दशम। ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रेम सागर या नागरी दशम, या नागरी दशम। प्रेम सागर या नागरी दशम श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण, पुराण के 10म स्कंद का हिंदी अनुवाद है, का हिंदी अनुवाद है। ब्रैकेट बंद। अगली रचना का नाम है राजनीति। अगली रचना का क्या नाम, राजनीति। और ये कब है, ये है 1809 में। इसमें क्या है, हितोपदेश का ब्रज भाषा में अनुवाद। हितोपदेश का ब्रज भाषा में अनुवाद। हितोपदेश का ब्रज भाषा में अनुवाद है। अगली रचना कौन सी है इनकी, भाषा कायदा। भाषा कायदा। इसके बारे में लिखिए, ब्रज भाषा का व्याकरण।
ब्रज भाषा का व्याकरण अप्रकाशित, और ये भी क्या है, अप्रकाशित, अप्रकाशित। इसके अलावा एकमात्र मौलिक रचना, एकमात्र मौलिक रचना। लतायत ए हिंदी नकलियात। अगली रचना का क्या नाम है, लतायत ए हिंदी नकलियात। इसमें क्या है, खड़ी बोली, खड़ी बोली ब्रज भाषा एवं हिंदुस्तानी भाषाओं में रचित, ब्रज भाषा एवं हिंदुस्तानी भाषाओं में रचित। कल हमने बताया था हिंदुस्तानी शैली किसको कहा जाता है, उसमें कौन कौन सी भाषा मिश्रित रहती है, ये चीजें हमने कल आपकी को क्लास में बताया था। हिंदुस्तानी शैली में हिंदी और फारसी मिश्रित शब्द मिलते हैं, ये हमने आपको कल की क्लास में बता ही दिया। खड़ी बोली ब्रज भाषा एवं हिंदुस्तानी भाषाओं में रचित सौ लघु कथाओं का संग्रह, सौ लघु कथाओं का संग्रह। आगे सभा विलास, अगली रचना का क्या नाम है, सभा विलास। और ये पद्य संग्रह है, ब्रैकेट में लिख लीजिए पद्य संग्रह। सभा विलास के बाद माधव विलास, माधव विलास। और ये कैसी रचना है, ये चंपू रचना है, ये चंपू रचना है। इसके अलावा लाल चंद्रिका इनकी रचना है, लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका में क्या है, 1818 में 1818 में बिहारी सतसई की टीका, बिहारी सतसई की टीका इसमें है। ये हो गई रचनाएं, इसके बारे में, लल्लू लाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लिख लीजिए। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लिया जाए। हम देख रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम पहली क्लास में ले चुके हैं। उसकी स्थापना कब हुई, उसके तत्कालीन गवर्नर कौन थे, उसके संस्थापक कौन थे, ये सारी जानकारी हमने पहली क्लास में प्राप्त कर ली है। तो आज फोर्ट विलियम
कॉलेज की दूसरी क्लास हो रही है। तो इसमें हमने देखा फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी कौन है। भाषा मुंशी का अगर क्रम आपको सीरियल वाइज याद करना है तो आप लोग केवल इतना याद कर लीजिए, सदा इल। सदा का मतलब होगा सदा सुखलाल, ई का मतलब होगा ईसा अल्लाह खां, और ला का मतलब होगा लल्लू लाल। उसके बाद फिर आएंगे सदल मिश्र। तो सदल मिश्र को आप ना याद करें, केवल ये तीन को याद करें। सदल मिश्र को सबसे पीछे छोड़ दे, और जब क्रम लगाने के लिए आपके सामने आए तो उनको सबसे पीछे लगाए। तो हम किसको देख रहे थे? लल्लू लाल को। लल्लू लाल के समय की बात की जाए तो 1763 से 1823 ईस्वी। ये 1800 ईस्वी से लेकर के 1824 ईस्वी तक फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर रहे। 1824 में आगरा में संस्कृत प्रेस की स्थापना की थी। आपसे ये पूछ लिया जाए आगरा में संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? लल्लू लाल बताएंगे। लल्लू लाल की रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो लल्लू लाल की रचनाएं कौन कौन सी है? सिंहासन बत्तीसी है, कब लिखी? 1799। बेताल पच्चीसी कब लिखी? 1799। आपको सन याद करने की जरूरत नहीं, आप एक बार पढ़ोगे। और आप ध्यान रखिए, बत्तीसी और पच्चीसी 99। शकुंतला और माधवानंद ये दोनों कब है? 1802 में। तो शकुंतला कब है? 1802 में। माधवानंद कब है? 1802। प्रेम सागर या नागरी दशम ये कई बार पूछी जा चुकी है, और इसमें है क्या ये पूछा। अच्छा, प्रेम सागर नागरी दशम का हमने समय नहीं लिखा है, तो आप लोग इसका समय लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 1809। ये इंपॉर्टेंट है, तो 1809। 1809 में ये लिखी गई। प्रेम सागर या नागरी दशम श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद का हिंदी अनुवाद है। राजनीति की बात करें तो राजनीति हितोपदेश का ब्रजभाषा में अनुवाद है, और बाकी रचनाओं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखती, लालचंद के इंपॉर्टेंट रखती है, और ये बिहारी सस्सई की टीका है। ठीक है। तो लतायफ हिंदी नकलियात की अगर बात की जाए तो खड़ी बोली ब्रजभाषा एवं हिंदी हिंदुस्तानी भाषा में रचित 100 लघु कथाओं का संग्रह है। सभा विलास पद्य रचना है, माधव विलास चंपू रचना है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि लल्लू लाल की कौन सी रचना चंपू रचना कहलाती है, तो आपको क्या बताना है? माधव विलास। पद्य संग्रह कौन सा है? आपको क्या बताना है? सभा विलास। किसमें 100 कथाओं का संग्रह है? 100 कथाओं का संग्रह किसमें है? लतायफ हिंदी नकलियात। आप लोग लिख लीजिए, बच्चों पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को तैयार हो जाएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग कर लेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो मैं आपकी भरसक मदद करूंगा। किसी भी तरह से आपकी मदद की जरूरत होगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने इसको लिख लिया है। आइए देखते हैं और आगे। अब इनके बारे में एक कथन लिख लिया जाए। लाल चंद्रिका की भूमिका में, जहां पे आपने लाल चंद्रिका लिखी है उसी के नीचे लिख लीजिए थोड़ा सा। एक मिनट दोस्तों। तो जहां पर आप लोगों ने लाल चंद्रिका लिख रखा है वहां पर लिखिए लाल चंद्रिका की भूमिका में लाल चंद्रिका की भूमिका में लल्लू लाल ने अपनी लल्लू लाल ने अपनी
रचनाओं में अपनी रचनाओं में भाषा के 3 रूप माने हैं। भाषा के 3 रूप माने हैं। लाल चंद्रिका की भूमिका में लल्लू लाल ने अपनी रचनाओं में भाषा के 3 रूप माने हैं। कौन कौन से हैं, आइए उनका नाम भी लिख लेते हैं। खड़ी बोली, ब्रज भाषा और तीसरी क्या है, रेखता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लल्लू की भाषा साफ सुथरी नहीं। लल्लू की भाषा साफ सुथरी नहीं। डॉक्टर बच्चन के अनुसार प्रेम सागर की भाषा ब्रज एवं शैली पंडिताऊ। अब यहाँ पर लल्लू लाल जी कंप्लीट होते हैं, ये भी जरूरी था। अब आइए देखते हैं अगले कवि सदल मिश्र को। सदल मिश्र के बारे में देखा जाए, अगले कवि कौन है, सदल मिश्र। और समय की बात की जाए तो इनका समय क्या है, इनका समय है 1767 से 1848 ईस्वी। 1803 ईस्वी से लिखिए इनके बारे में। 1803 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक फोर्ट विलियम 1803 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर रहे। रचनाएं कौन कौन सी, रचनाओं की बात की जाए तो आइए देखते हैं रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं नाचकेतोपाख्यान,
और इसको एक और नाम से जाना जाता है या चंद्रावली या चंद्रावली। और इसका समय क्या है? 1803। इसके अलावा रामचरित इनकी रचना है। इसके अलावा कौन सी है? रामचरित। और रामचरित का समय क्या है? 1806। एक रचना है हिंदी पार्शियल। हिंदी पार्शियन। हिंदी पार्शियन बोकोबुलरी। बोकेबुलरी ये रचना है और इसका समय है 1809। 1809। शुक्ल जी ने इनकी भाषा को, लिखिए, शुक्ल जी ने इनकी भाषा को, साफ सुथरी, एवं व्यवहारोपयोगी माना है। एवं व्यवहारोपयोगी माना है। श्याम सुंदर दास ने इन्हें श्याम सुंदर दास ने इन्हें हिंदी के आरंभिक गद्यकारों में, हिंदी के आरंभिक गद्यकारों में से ईसा अल्लाह खां, के बाद दूसरा बड़ा गद्यकार माना है। के बाद दूसरा बड़ा गद्यकार माना है। ये हो गया किसके बारे में? सदल मिश्र के बारे में, जो हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे। वो दो ही व्यक्ति थे। कौन कौन? एक थे आपके लल्लू लाल और दूसरे थे सदल मिश्र। अब हम लोग क्या देखेंगे? जो भाषा मुंशी के पद पर तो नहीं रहे, लेकिन हिंदी साहित्य में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। आइए हम उन कवियों को देखते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या होगी? फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के गद्यकार कौन कौन थे? अब हम उनको देखेंगे। यहां पर हेडिंग डाल लीजिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के गद्यकार। तो उसमें कौन कौन थे? उसमें थे सदा सुखलाल, एक नंबर पर लिख लीजिए, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल। और
इनका एक और उपनाम था नियाज, तो आप लोग नियाज भी इनका नाम लिख लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि नियाज किसको कहा जाता था, तो मुंशी सदा सुखलाल को नियाज भी कहा जाता था। दूसरे सैयद ईसा अल्लाह खां, सैयद ईसा अल्लाह खां। 3 नंबर पर राजा लक्ष्मण सिंह आप लिख सकते हैं, राजा लक्ष्मण सिंह। और 4 नंबर पर लिख लीजिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राम 5 नंबर पर लिख लीजिए राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी। हम सभी को यहां पर नहीं देखेंगे, हम यहां पर केवल ईसा अल्लाह खां को देखेंगे और सदा सुखलाल को देखेंगे। ये 2 कवि को यहां पर हम लोग देखेंगे, और आगे के कवि जैसे खड़ी बोली में हम जब पहुंचेंगे तो राम प्रसाद निरंजनी को देख लेंगे। जब हम भारतीय युग में पहुंचेंगे तो राजा लक्ष्मण सिंह को देखेंगे और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को देखेंगे। तो आइए अगली हेडिंग डालते हैं हम लोग, मुंशी ईसा अल्लाह खां। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा, थोड़ा सा आप लोग घन चक्कर में पड़ रहे होंगे कि सर यहाँ ना पढ़ा कर आगे आगे ये कवि जहाँ के हैं जिसमें आते हैं हम वहां पर इनको देखेंगे तो हमको ज्यादा बेहतर फील होगा। यहाँ पर देखने के बाद फिर हमको दोबारा भी चल करके भारतीय न्यूज में देखना पड़ेगा। राम प्रसाद निरंजनी जो खड़ी बोली में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, उनको जाकर खड़ी बोली में देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर केवल इनका नाम डाल लेते हैं और ये पता कर लेते हैं क्या ये फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे या नहीं। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे, फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के गद्यकार थे। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं, अगले गद्यकार को देखते हैं, ईसा अल्लाह खां को। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, मुंशी ईसा अल्लाह खां। मुंशी ईसा अल्लाह खां। अगर समय की बात की जाए तो इनका समय क्या है, 1756 से जन्म लिख लीजिए, इनका जन्म निधन। आप जन्म कब हुआ था, 1756 ईस्वी लखनऊ, 1756 ईस्वी कहाँ पे, लखनऊ। और निधन की बात करें तो 1817, निधन 1817 ईस्वी। ठीक, रचना कौन कौन सी है, आइए रचना को देखते हैं। इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, उदयभान चरित। तो आप लोग ऐसे करके लिख लीजिए, या उदयभान चरित। और ये रचना कब हुई थी, 1803। या खड़ी बोली गद्य में रचित, इसके बारे में लिखिए,
यह खड़ी बोली गद्य में रचित एक प्रेम कथा है। एक प्रेम कथा है। और कौन कौन पात्र हैं, आइए इनको देखते हैं। मुख्य पात्र, तो मुख्य पात्र भी देख लिया जाए। मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र है उदयभान। उदयभान, रानी केतकी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, इंद्र आदि। अगली रचना कौन सी है? हिंदी तथा अन्य भाषाएं, इनकी रचना है। ये रचना नंबर 1 हो गई। और रचना नंबर 2 हिंदी तथा अन्य भाषाएं। अन्य भाषाएं, ये भी इनकी रचना है। तीसरी रचना कौन सी है? दरिया ए लतायत। तीसरी रचना कौन सी है? दरिया ए लतायत। और ये किस भाषा में है? यह है फारसी में। ठीक। ईसा अल्लाह खां के संदर्भ में आलोचकों के मत। ईसा अल्लाह खां के संदर्भ में आलोचकों के मत। आलोचकों के मत। इनकी भाषा चटकीली मटकीली। लिखिए पहला मत, इनकी भाषा चटकीली मटकीली, चलती मुहावरेदार, चलती मुहावरेदार, खड़ी बोली थी। खड़ी बोली थी। और ये किसने कहा है? ये इनकी भाषा चटकीली मटकीली, चलती मुहावरेदार, खड़ी बोली थी। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल। दूसरा कथन लिखिए। इन्होंने इस कहानी का आरंभ इन्होंने इस कहानी का आरंभ इन्होंने इस कहानी का आरंभ ऐसे किया है, ऐसे किया है जैसे लखनऊ में, जैसे लखनऊ में भाड़ घोड़ा कुदाते हुए, भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं।
वास्तव में इनकी लेखनी बड़ी चुलबुली है। बड़ी चुलबुली है। और ये किसने कहा है? और ये भी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। और किस रचना के संदर्भ में कहा है? रानी केतकी की कहानी के संदर्भ में कहा है। तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और किस पर कहा है? रानी केतकी के संदर्भ में। रानी केतकी के संदर्भ में। कथन नंबर 3, हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में पहला स्थान ईसा अल्लाह खां। पहला स्थान ईसा अल्लाह खां। पहला स्थान ईसा अल्लाह खां का। दूसरा सदल मिश्र। दूसरा सदल मिश्र। और तीसरा लल्लू लाल को मिलना चाहिए। लल्लू लाल को मिलना चाहिए। और ये किसने कहा है? ये कहा है श्याम सुंदर दास ने। और क्या बातें हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां के बारे में? इन्होंने अपनी भाषा को निम्नलिखित तीन तरह से तीन तरह के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। इन्होंने अपनी भाषा को निम्नलिखित तीन तरह के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। वो कौन तीन तरह है? आइए देखते हैं। पहला नंबर बाहरी शब्द। पहला नंबर क्या है? बाहरी शब्द। कि हम अपनी रचनाओं में बाहरी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। बाहरी शब्द का क्या मतलब है? अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द। अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द। और दूसरे नंबर पर गवारू शब्द। गवारू शब्द का प्रयोग भी नहीं करेंगे हम। तो गवारू शब्द में किसको कहा है? ब्रज एवं अवधि के शब्द।
ब्रज एवं अवधि के शब्द। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा भाखापन। भाखापन, भाखापन का मतलब क्या है? तत्सम शब्दों का, तत्सम शब्द, अत्यधिक तत्सम शब्द, अत्यधिक तत्सम शब्द। यहां पर ईशान लाखा कंप्लीट होते हैं दोस्तों। ठीक, हम देख रहे थे मुंशी ईसा अल्लाह खां को, जन्म 1756 ईस्वी, लखनऊ, निधन 1817 ईस्वी। रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित उनकी रचना का नाम है। रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली गद्य में रचित एक प्रेम कथा है। मुख्य पात्र कौन है? उदयभान है, रानी केतकी है, महेंद्र गिरी है, इंद्र है, आदि। हिंदी एवं अन्य भाषाएं इनकी रचना है। दरिया लतायत भी इनकी रचना है, दरिया लतायत फारसी भाषा में। ईसा अल्लाह खां के संदर्भ में आलोचकों के मत को देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि इनकी भाषा चटकीली मटकीली चलती मुहावरेदार खड़ी बोली थी। उसके अलावा रामचंद्र शुक्ल और भी कहते हैं, इन्होंने इस कहानी का आरंभ ऐसे किया। किस कहानी? रानी केतकी की कहानी। इन्होंने इस कहानी का आरंभ ऐसे किया है जैसे लखनऊ में भाड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं, और वास्तव में इनकी लेखनी बड़ी चुलबुली है। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में पहला स्थान ईसा अल्लाह खां का, दूसरा सदल मिश्र और तीसरा लल्लू लाल को मिलना चाहिए। ये किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। इसके साथ साथ मुंशी ईसा अल्लाह खां ने अपने रचनाओं में 3 तरह के शब्दों को न प्रयोग करने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि हम इन 3 तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। वो शब्द कौन थे? बाहरी शब्द। बाहरी शब्द का मतलब क्या है? अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द जो बाहर से आए हुए थे। गवारू शब्द मतलब जो गवारू शब्द थे, ब्रज एवं अवधि के शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। भाखापन, अत्यधिक तत्सम शब्दों का प्रयोग भी हम नहीं करेंगे, ऐसा ईसा अल्लाह खां का कहना था। तो दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले कवि के रूप में, देखते हैं सदा सुखलाल नियाज को। मुंशी सदा सुखलाल नियाज। मुंशी सदा सुखलाल और इनका उपनाम क्या था? नियाज। इनके बारे में लिखिए। उर्दू में नियाज उपनाम से रचनाएं लिखते थे। हिंदी में लिखते थे। हिंदी में सुखसागर नाम से, सुखसागर उपनाम से लिखते थे। उपनाम से लिखते थे। जन्म की बात की जाए तो 1846 चुनार उत्तर प्रदेश। जन्म 1846
चुनार उत्तर प्रदेश। और निधन 1924। निधन की बात की जाए तो कब हुआ था? 1924। ये चुनार के तहसीलदार भी रहे, इनके बारे में लिखिए। ये चुनार के तहसीलदार भी रहे। बाद में सरकारी सेवा से त्याग पत्र देकर, बाद में सरकारी सेवा से त्याग पत्र देकर प्रयागराज में बस गए। देकर प्रयागराज में बस गए। रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी, आइए देखते हैं रचनाएं। सुरासुर निर्णय, इनकी रचना का नाम सुरासुर निर्णय। मुतखबुत बारीक, मुतखबुत बारीक। सुख सागर, सुख सागर इनकी रचना है। विष्णु पुराण का हिंदी अनुवाद है ये, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए विष्णु पुराण का हिंदी अनुवाद। विष्णु पुराण का हिंदी अनुवाद। सुख तरंग भी इनकी रचना है। सुख तरंग और वर्तिका, इन्होंने कौन कौन से पत्र संपादित किए थे वो भी लिख लीजिए। संपादित पत्र, संपादित पत्र। बुद्धि प्रकाश हिंदी में, बुद्धि प्रकाश, और ये किस भाषा में था? हिंदी में। उसके अलावा नेहरू बाजार, और ये किस भाषा में था? उर्दू में। नियाज के प्रसिद्ध कथन आइए देखते हैं। नियाज के प्रसिद्ध कथन। पहला कथन है, भाखापन हिंदुस्तान की विशेषता है। भाखापन हिंदुस्तान की विशेषता है और यह बना रहना चाहिए, और यह बना रहना चाहिए।
किसने कहा है? स्वयं। स्वयं का मतलब मुंशी सदा सुखलाल ने कहा। रस्मो रिवाज भाषा का दूसरा कथन। रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया। दुनिया से उठ गया। और ये किसने कहा? स्वयं। तीसरा कथन, इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित। इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली थी। खड़ी बोली थी जिसमें पंडिताऊपन था। जिसमें पंडिताऊपन था। और ये किसने कहा? ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहां पर हमारे चारों कवि कंप्लीट होते हैं जिन्हें हमको देखना था। हमने इस पेज पर किसको देखा है? मुंशी सदा शुक्ला नियाज को देखा। आइए दोहरा लेते हैं। उर्दू में नियाज उपनाम से रचनाएं लिखते थे, हिंदी में सुख सागर उपनाम से लिखते थे। जन्म 1846, चुनार उत्तर प्रदेश, निधन 1924। ये चुनार के तहसीलदार भी रहे। बाद में सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर प्रयागराज में बस गए। रचनाएं कौन सी हैं? सुरासुर निर्णय, मुताबुत्वारी, सुख सागर विष्णु पुराण का हिंदी अनुवाद है। सुख तरंग भी इनकी रचना है। वर्तिका भी इनकी रचना है। संपादित पत्र कौन कौन से थे? बुद्धि प्रकाश, ये हिंदी में प्रकाशित करते थे। नूर बाजार, ये उर्दू में प्रकाशित करते थे। नियाज, नियाम, नियाज होना चाहिए, यहाँ पर नियाम कर दिए हम। नियाज के प्रसिद्ध कथन। भाका पर हिंदुस्तानी की विशेषता है और यह बना रहना चाहिए, किसने कहा? ये कहा है सदा सुखलाल ने। रस्म रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया, ये किसने कहा है? सदा सुखलाल ने। और ये कथन सदा सुखलाल का है, इसलिए मैंने स्वयं करवा दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली थी जिनमें पंडिताऊपन था, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा और है। शुक्ल के विचार जो है वो भी हम कंप्लीट कर ले तो फोर्ट विलियम कॉलेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको लिख लिया है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आपकी है हिंदी के आरंभिक चारों गद्यकारों की भाषा। हिंदी के आरंभिक चारों गद्यकारों की भाषा के संदर्भ में, की भाषा के संदर्भ में
शुक्ल जी के विचार के संदर्भ में, शुक्ल जी के विचार, शुक्ल का मतलब रामचंद्र शुक्ल के विचार। लल्लू लाल के बारे में सबसे पहले लिखते हैं लल्लू लाल के बारे में। इनके बारे में लिखिए क्या है। कृष्णोपासक व्यासों की सी, कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली, ब्रज रंजित खड़ी बोली। उसके बाद दूसरा सदल मिश्र के विषय में, सदल मिश्र के विषय में, इनके विषय में लिखिए। पूर्वी पनयुक्त, पूर्वीपन युक्त व्यवहारिक खड़ी बोली, व्यवहारिक खड़ी बोली। तीसरा मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, इनके बारे में लिखिए। संस्कृत मिश्रित, संस्कृत मिश्रित हिंदी, संस्कृत मिश्रित हिंदी। पंडिताउपन युक्त, पंडिताउपन युक्त। 4 नंबर पर ईसा अल्लाह खां, ईसा अल्लाह खां चटकीली मटकीली, चटकीली मटकीली, चलती मुहावरेदार, चटकीली मटकीली चलती मुहावरेदार खड़ी बोली। और ये किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो दोस्तों हमने चारों व्यक्तियों के बारे में, उनकी भाषाओं के संदर्भ में शुक्ल का क्या विचार है यहाँ पर देख लिया है। लल्लू लाल के बारे में अगर देखा जाए, कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली का प्रयोग किया। सदल मिश्र के बारे में देखा जाए तो पूर्वी युक्त व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग किया। मुंशी सदा सुखलाल ने संस्कृत मिश्रित हिंदी पंडिताउपन युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया। उसके बाद ईसा अल्लाह खां ने चटकीली मटकीली चलती मुहावरेदार खड़ी बोली का प्रयोग किया। तो दोस्तों यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज समाप्त होता है और आपको 2 दिन की छुट्टी मिलती है। एक होली जो कल है, और सभी बच्चों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छे से रंग खेलिए और ऐसे रंगों में आप लोग सदैव खोए रहिए, आपके जीवन में यूं ही रंग भरे रहे। और होली के दूसरे दिन भी आपको छुट्टी मिलेगी, क्योंकि जिस दिन होली रहती है उस दिन आप लोगों का पूरा कलर नहीं निकल पाता है चेहरे से। तो आप लोग एक दिन और ले लीजिए और अच्छे से अपने त्योहार का आप लोग एंजॉय कीजिए। उसके बाद हम फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में।
और अगर समय लगता है तो थोड़ा सा आप लोग जो हमने लिखाया है उसका रिवीजन कर लीजिएगा। और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।